हेलो, वेलकम टू अभियान आईएएस। आई एम गौरव सैनी, फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडीज़ एट अभियान आईएएस। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। इसमें हम देखेंगे जो क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, वो हम देखेंगे सीआरआर एसएलआर क्या होते हैं। क्लियर? देखिए आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी किसका फ्रेमवर्क है? आरबीआई का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का फ्रेमवर्क है, जिसकी हेल्प से आरबीआई क्या करता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है इकोनॉमी के अंदर। क्या करता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है इकोनॉमी के अंदर। मतलब अगर मनी सप्लाई ज्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगा? रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा। मतलब अगर मनी सप्लाई ज्यादा है मार्केट के अंदर, इसका मतलब क्या है आपका? इट मींस डिमांड ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। तो डिमांड ज्यादा है तो इस डिमांड को कंट्रोल करेगा ना, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है। अब देखिए, तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगा, रेपो रेट इंक्रीज कर देगा, जिससे क्या होगा? जिस रेट पे बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं उसको हम रेपो रेट कहते हैं। तो इसका मतलब जिस रेट पे जब रेपो रेट बढ़ गया तो बैंक्स को वो लोन महंगे होंगे। जब बैंक्स को वो लोन महंगे पड़ेंगे तो जो बैंक्स अपने कस्टमर्स को लैंड करेंगे उनको भी वो लोन्स क्या है? कॉस्टली होंगे। तो इसका मतलब मनी सप्लाई कम हो जाएगी, एक तरह से बिल्कुल मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो सेम ऐसे आरबीआई करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, इंक्रीज डिक्रीज करता है अपने मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की हेल्प से। अब देखिए, दो तरह के टूल्स होते हैं आपके पास। एक तो होता है क्वांटिटेटिव टूल्स और एक होता है क्वालिटेटिव टूल्स। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव टूल्स, सेकंड वन इज क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स कौन से हो गए आपके? देखिए आप, जैसे आपके एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, जिसमें आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आता है आपका। क्वालिटेटिव हो गया, क्रेडिट रेशनिंग हो गया आपका, मॉरल सुएशन हो गया, डायरेक्ट एक्शन हो गया आपका। तो अब देखिए क्या हो गया। मान लीजिए आपकी इंडियन इकोनॉमी है, इसमें सेक्टर्स ले लीजिए। एक एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर ले लीजिए आप। सेम या एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये ले लीजिए आप। जब और मान लीजिए टोटल मनी सप्लाई कंट्री में कितनी है? मान लीजिए आपकी 200 रुपीज है। 200 रुपीज है टोटल मनी सप्लाई कितनी है? 200 रुपीज है। इसमें से मान लीजिए 50 रुपीज एग्रीकल्चर में, 40 रुपीज ट्रांसपोर्ट में, 60 रुपीज हेल्थ में है, और मान लीजिए 50, 40, 90 और 50 रुपीज किसमें? एडुकेशन में। क्लियर? 50, 40, 60 और 50। क्लियर? अब जब आरबीआई, मान लीजिए जब आरबीआई टोटल मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, टोटल मनी सप्लाई मान लीजिए 200 से 250 कर दिया आरबीआई ने, तो टोटल मनी सप्लाई इंक्रीज होगी ना पूरे इंडिया के अंदर। तो इसका मतलब क्या है? सारे सेक्टर में एक तरह से पैसा इंक्रीज हो जाएगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। तो इट मींस क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है ना आरबीआई इसके अंदर। सो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव टूल्स। ये क्या हो गया आपका? क्वांटिटेटिव अप्रोच हुई, क्वांटिटेटिव मेथड हो गया आपका। अब क्वालिटेटिव, मनी सप्लाई 200 है, इसको कांस्टेंट रखता है आरबीआई। इसको क्या रखता है? इसको कांस्टेंट रखता है इसको आरबीआई। लेकिन मान लीजिए आरबीआई ने क्या करा? हेल्थ से 20 रुपीज निकाले और इसमें डाल दिए एग्रीकल्चर में। तो हेल्थ में कितना रह गया? -20, 40 रह गया। तो इट मींस मनी सप्लाई तो उतनी रखी है,
आरबीआई ने, लेकिन इसमें से निकाल के, हेल्थ से निकाल के एग्रीकल्चर सेक्टर में डाल दिए, तो इट मींस सेक्टर में कम ज्यादा कर रहा है, तो क्वालिटेटिव अप्रोच अपना रहा है एक तरह से। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया क्वालिटेटिव टूल्स आपके, क्या हो गया क्वालिटेटिव मेथड्स आपके। क्लियर? अब देखिए आप, अब इसमें करते हैं हम क्वांटिटेटिव टूल्स। पहले क्वांटिटेटिव टूल्स, ये कौन कौन से हो गए? सीआरआर हो गया आपका, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। सेकंड हो गया आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। थर्ड हो गया आपका बैंक रेट। फोर्थ हो गया आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। फिफ्थ वन इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आपका। क्लियर? जिसमें आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आता है, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। सिक्स्थ आपका इसमें मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्लियर? एंड सेवंथ इज मार्जिनल मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, स्टेबलाइजेशन स्कीम। सो दीज आर द क्वांटिटेटिव टूल्स विद द हेल्प ऑफ विच आरबीआई क्या करता है, मनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज करता है मार्केट के अंदर। तो इनको क्या करके देखते हैं हम, इसकी एक वीडियो और बनाऊंगा मैं आपको। आज हम कैश रिजर्व और स्टैट्यूटरी एसएलआर हम इसमें देखेंगे, बाकी 2 वीडियोस और आएंगी जिसमें इसको हम कंप्लीट करेंगे। सो पहला आपका कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। देखिए ये क्या होता है, जितने भी आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उन सबको अपने टोटल डिपॉजिट्स या फिर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज यानी कि एनडीटीएल में से कुछ पार्ट, कुछ फ्रैक्शन जो अमाउंट है वो आरबीआई के पास रखना होता है इन कैश में। मींस मान लीजिए टोटल जो डिपॉजिट्स यानी कि एनडीटीएल, जो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज होती है आपकी, ये जो है मान लीजिए 100 रुपीज है, या आप कह सकते हैं टोटल जो डिपॉजिट्स है, जो टोटल डिपॉजिट्स है बैंक के पास 100 रुपीज है, तो सीआरआर इस टाइम 3% है आपका। तो इट मींस 100 में से 3 रुपीज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को किसके पास रखना होगा, आरबीआई के पास रखना होगा। किसमें? कैश में रखना होगा। किसमें? कैश में रखना होगा आरबीआई के पास। अब आप पूछेंगे एनडीटीएल क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। मान लीजिए एसबीआई बैंक है और पीएनबी बैंक है। एसबीआई के पास टोटल डिपॉजिट आया 130 रुपीज का, जिसमें से मान लीजिए 100 रुपीज तो इंडिविजुअल जो लोग हैं, आप और हम जैसे हैं, हमारा डिपॉजिट है, प्लस में 30 रुपीज जो है दूसरे बैंक का पीएनबी का डिपॉजिट है। तो ये पीएनबी और एसबीआई का डिपॉजिट हो गया ना ये, तो बैंक के बैंक में डिपॉजिट है, यानी कि ये इंटर बैंक डिपॉजिट हो गया, ये इंटर बैंक डिपॉजिट हो गया आपका। तो जब हम ये इंटर बैंक, जो बैंक आपस में डिपॉजिट कराते हैं, उसको जब हम निकाल देंगे, जो हमारा डिपॉजिट आता है वो सारा क्या हो गया हमारा नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्यों है? क्योंकि डिपॉजिट जो है बैंक्स की लायबिलिटीज होती है, जिसको बैंक्स को वापस करना होता है। इतना क्लियर हो गया आपको? तो ये है आपका सीआरआर। अब इसमें देखिए बैंक्स जो रखना होता है 3%, लेकिन बैंक्स थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं। कितना? 3.15%।
या 3.25%, ये थोड़ा ज्यादा रखता है बैंक। और ये अपने पास अपने वोल्ट कैश में रखता है बैंक। ऐसा ज्यादा क्यों रखता है? ये थोड़ा एक्सेस रिजर्व रखता है। ऐसा क्यों रखता है एक्सेस रिजर्व? मान लीजिए एकदम से डिपॉजिट इंक्रीज हो जाए, एकदम से डिपॉजिट ज्यादा आ गया, ठीक है, और वहीं आरबीआई ने पूछ लिया बैंक से कि भाई डिपॉजिट दिखाओ कितना है, तो उसमें सीआरआर चेक करने गया और सीआरआर मान लो 3% से ज्यादा निकल के आ रहा है, तो उसके से पेनल्टी लगा देगा। पेनल्टी लगा देगा, पेनल्टी लगा देगा किसके ऊपर? बैंक्स के ऊपर लगा देगा पेनल्टी। मान लीजिए 100 में से बनता 3 रुपया है, लेकिन सडनली डिपॉजिट 125 हो गया, 125 हो गया, एकदम से 25 रुपए बैंक के पास इंक्रीज हो गए। तो इसका मतलब बैंक्स को रखना कितना था? 3.25 एक तरह से यही रखना था बैंक को, 3.25, लेकिन बैंक ने कितना रखा है? 3 होना चाहिए 3.25। तो इतना नहीं मिला, इतना आरबीआई के पास नहीं मिला तो पेनल्टी लगाएंगे, इतना सीआरआर नहीं मिला तो पेनल्टी लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे। तो इस केस में क्या है? बैंक्स जो है एक्सेस रिजर्व रखते, थोड़ा सा एक्सेस रिजर्व रखते हैं आरबीआई के पास, ताकि पेनल्टी से वो बच सके, ताकि एकदम डिपॉजिट इंक्रीज हो जाए तो पेनल्टी से वो बच सके। दूसरा, जितनी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो सारी एनबीएफसी से बाहर है, सॉरी वो इससे बाहर है। एनबीएफसी को सीआरआर रखने की जरूरत नहीं है, सीआरआर रखने की जरूरत नहीं है। और ये जो है आपका, ये एवरी फोर्टनाइटली रखना पड़ता है, देखना पड़ता है, मींस हर 14 दिनों में, हर 14 दिन, एवरी 14 डेज में। मतलब मान लीजिए आज 6 अक्टूबर है, आज 100 रुपीज डिपॉजिट है, तो आज कितना होना चाहिए सीआरआर? 3 रुपीज होना चाहिए। अब मान लीजिए 20 अक्टूबर को डिपॉजिट 200 हो गया, तो इसका मतलब क्या? हर फोर्टनाइटली आपको कैलकुलेट करना है ना, तो इसका कितना हो गया? अब 6, तो यानी कि प्लस 3 रुपया और डालेगा सीआरआर के अंदर, 3 रुपीज और डालेगा सीआरआर में, तो 6 रुपये होना चाहिए। तो एवरी फोर्टनाइटली ये काउंट होता है पूरा आपका एवरेज बेसिस पे। दूसरा किसमें मेंशन है आपका? ये आरबीआई एक्ट 1934 में मेंशन है, इसके अंडर आपका सीआरआर आपका आता है, जो इस टाइम 3% है। नेक्स्ट देखिए एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आपका, देखिए एसएलआर क्या होता है? जैसे सीआरआर को अपने डिपॉजिट्स, अपने एनडीटीएल में से 3% कुछ पोर्शन जो आरबीआई के पास इन कैश में रखना होता है एज अ रिजर्व, ऐसी एसएलआर में बैंक्स को कुछ पोर्शन अपने टोटल डिपॉजिट्स का, एनडीटीएल का, अपने पास रखना होता है 3 फॉर्म्स में, या तो कैश में रख ले, या गोल्ड में रख ले, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सीआरआर में मैंने बताया था आपको, उसमें इंटरेस्ट पे नहीं करता आरबीआई, लेकिन एसएलआर में जो है इंटरेस्ट पे करता है। गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट पे करता है, इस पे इंटरेस्ट पे करता है। तो देखिए बाप, तो देखिए ये हो गया आपको। तो इसका मतलब ये आपका इस टाइम 18% है, यानी कि 100 में से 18 रुपया इन तीनों में रख सकता है। तो टोटल रिजर्व कितना रखना है वो बैंक को? 18 ये प्लस में 3 सीआरआर हो गया, तो 18 प्लस में 3 21 रुपीज जो बैंक्स को, जो टोटल डिपॉजिट हो गया 21 रखना पड़ेगा, और टोटल डिपॉजिट 100 रुपीज है, तो 21 जो है बैंक्स को किसके पास रखना, एज अ रिजर्व रखना होगा, एज अ रिजर्व रखना होगा। अब देखिए कैश में, गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रख सकता है वो। अब ये जो एसएलआर आता है ये किसके अंडर आता है? ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर आता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर ये आता है, आपका अंडर ये आता है। तो देखिए कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन सी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपकी जो अनएनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अनएनकम्बर्ड
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अनएनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो कौन कौन सी होगी, कौन कौन सी, एक तो ट्रेजरी बिल्स हो गया, ट्रेजरी बिल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्रेजरी बिल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें रख सकता है फर्स्ट। सेकंड क्या हो गया, डेटेड सिक्योरिटीज, डेटेड सिक्योरिटीज में रख सकता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम इशू करती है। कौन सी डेटेड सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इशू करती है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंडर। एंड थर्ड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, थर्ड इज स्टेट डेवलपमेंट लोन्स विच आर इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। दूसरा एक्सेस रिजर्व, जो एक्सेस रिजर्व है ये भी काउंट होता है एसएलआर के अंदर। ये एक्सेस रिजर्व, कौन सा एक्सेस रिजर्व है, ये वो एक्सेस रिजर्व है जो बैंक्स 3% से थोड़ा ज्यादा रखता है ना एज अ सीआरआर में, दैट इज कॉल्ड एक्सेस रिजर्व, जिसपे आरबीआई इंटरेस्ट पे करता है आपके तरह से। और एक अलग से अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो भी आरबीआई इशू करता है, आपका। इतना क्लियर हो गया आपको, इतना क्लियर हो गया। तो ये हो गया, ये बैंक्स अपने पास रखते हैं। देखिए सीआर और एसएलआर दे बोथ जरूरत के रिजर्व रखने की। देखिए बैंक्स के पास पैसा आप जमा करा रहे हैं, तो अगर कल को बैंक रन हो जाता है, कल को बैंक करप्ट हो जाता है, तो आपका पैसा डूबेगा। तो इस केस में क्या है, एसएलआर सीआरआर एक बफर प्रोवाइड करते हैं, दे एक्ट एज अ बफर इन केस ऑफ बैंक रन, ताकि एक कुशन देते हैं, एक सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं कि रिजर्व रखा है, अगर कल को बैंक डूब गया तो उसमें से पैसा निकाल के आपको दे दिया जाएगा। इतना क्लियर हो आपको? तो ये आपका सीआरआर एसएलआर है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करिएगा। क्लियर? थैंक यू।